हे हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ऑर्गेनाइजिंग में। जिस जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिसमें, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके बताया है आपको जो भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है पहले से, ठीक है। और जितना हो सके अपने एग्ज़ाम को आगे, तो तुम समझदार हो। अब है कॉपी पेन ले लो और साथ के साथ नोट करो, ठीक है। लिखोगे तो दिमाग में छपेगा और दिमाग में छपेगा तो पेपर में छाप के आओगे, ठीक है। ये रूल बिठा लो दिमाग में। क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? दो हैं, यहाँ पे साइड में नोट करो दो, इससे याद रहेगा। पहला है आपका फंक्शनल और दूसरा है आपका डिविजनल। खुश रह के पढ़ा करो भाई, खुशी से किया गया काम बहुत दूर तक जाता है, ये कहा गया किसी के द्वारा और इट्स ट्रू। तो दो फंक्शंस है, एक फंक्शनल है एक डिविजनल है। तो फंक्शनल की बात करते हैं हम। फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल क्या है, स्ट्रक्चर भी लिख देना आप, ठीक है। क्या है ये कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है और उसके बारे में तो हमने पहले बता दिया था सारा कि कौन कौन सी एक्टिविटी वगैरह प्रोसेस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखो भाई पहले जाके, तभी तो ये समझ में आएगा, उसी से तो आगे है टॉपिक ये, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, तो इसमें क्या है, functional structure is an organizational structure formed by a grouping of jobs similar nature under the various departments such as human resource, marketing department, finance department, production department। अब बहुत सारी बात हो गई है, अभी शॉर्ट बता देती हूँ। क्या है कि इसमें आपकी सिंपल से तरीके से बोलो, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर की जॉब्स है उसको क्या कर देना है, क्या कर देना है, अरे भाई ग्रुपिंग कर देना है, ठीक है। क्या बताया मैंने, एग्जाम्पल क्या बोले थे, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर नेचर के किस में ग्रुपिंग कर देना है, डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। कभी आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सोच रहे हो और फिर ऐसा ही लिख दो एग्जाम में, दो भाई नंबर नहीं आएंगे। सेशन को कंप्लीट करने के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार किताब में भी देखा करो क्या लिखा है, ठीक है। तो आसानी से समझ में आएगा और एग्जाम में लिख पाओगे ना, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर पेपर को जो भी आपके शेड्यूल किए गए हैं, ठीक है, इन सभी को भाई क्या है आपका, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हैं उन सभी जॉब्स को हम क्या कर देते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसे ही जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस से रिगार्डिंग जो भी टास्क है उन सभी को क्या कर देना है, एक डिपार्टमेंट बना देना, ठीक है। ये बिजनेस वाले करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह की जा रही है उसको क्या क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये है भाई, ठीक है, हो गया इजी, आ गया होगा समझ में। यही है एडवांटेज इसका, यही है कि इससे स्पेशलाइजेशन आता है, कॉस्ट कम लगेगी, मैनेजरल इंक्रीज होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, एम्प्लॉय को बेस्ट वे से ट्रेनिंग की जा सकती है। तो ये है आपका फंक्शनल वे में हमने जो पढ़ा। एक एडवांटेज आप बोलोगे मैम डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके बिजनेस में इससे, और डिफ़िकल्ट हो जाता है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में, कन्फ्लिक्ट अराइजेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम स्पेशलाइजेशन आ जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, हाँ।
उनका इंटरेस्ट नहीं होगा टास्क करने में, मैनेजरल डेवलपमेंट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही है आपके फंक्शनल के पॉइंट्स। फंक्शनल में हमने ये बता दिया कि क्या क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। और अब हम आगे जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की ओर। क्या हो रहा है आज? पता नहीं। हाँ, डिविजनल स्ट्रक्चर की ओर। तो क्या है इसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपेयरिंग ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट या डिवीजन क्रिएटेड अ सर्टेन बेसिस। अभी बता देते हैं, रुको। क्या करना है, राइट डाउन करो साथ ही साथ। कंपेयरिंग करना है। किसको कंपेयर करेंगे? हमारा जो भी सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, या यूनिट्स लिख सकते हैं हम। चलो लिख ही देते हैं। यूनिट तो लिख ही दिया, डिवीजन नहीं लिखा था, है ना। कंपेयरिंग सेपरेट बिजनेस यूनिट या डिवीजन created a certain basis। क्या सर्टेन बेसिस हैं अभी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इस तरीके से होगा जैसे कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कंपनी में हैव डिविजन्स लाइक कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर। ये है इसके सर्टेन बेसिस पर रिगार्डिंग। एक पूरा रुको एक बात को, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, क्या करते हैं वो? ग्राफिकल वे में और प्रेजेंटेशन वे में, इमेज वे में अच्छे से समझ में आता है बच्चों को, और ये ट्रू भी है। कॉस्मेटिक लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस्मेटिक है, ठीक है। गारमेंट्स है, और यहाँ पर फुटवेयर है, जो मैंने बोला है वो ही। स्किन केयर है, ठीक है, स्किन केयर है। पता नहीं क्या हो गया, स्किन केयर है, ठीक है। ये इसकी बात की गई है। तो फिर इसमें जैसे कि गारमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, ऐसे बॉक्सा बना लो। स्क्रीन पे तो अच्छे से नहीं बन पाता है, वैसे राइट डाउन करें तो समझ में आता आपको, कोई बात नहीं। जैसे कि इसमें ज़रूरी है आपका ह्यूमन रिसोर्स, फिर है आपका मार्केटिंग, इसमें आपका है फाइनेंस, ये भाई इसमें फाइनेंस, और फिर आपका है प्रोडक्शन, ठीक है। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, और इस तरीके से जो है डिविजन कर दिया गया है, ठीक है। कि पहले हमने बताया था फंक्शनल, उसमें कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर ये बताया था मैंने। फिर इसमें डिविजनल में क्या है, इनमें जो भी ये है ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, इन सभी का डिपार्टमेंट बनाकर एक डिवीज़न और यूनिट एक सेपरेट वे में क्रिएट कर देना बिजनेस, उसकी बात की गई है, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज
अभी बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। एडवांटेज यही रहेगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ग्रोथ हो सकता है बिजनेस में बेटर वे से, मैनेजरियल डेवलपमेंट है, इजी है कोऑर्डिनेशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट उसमें भी अराइज थे, इसमें भी अराइज हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के बीच में। इंक्रीज कॉस्ट इसमें लो थी, इसमें हाई हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इसमें इग्नोर किया जाता है, उसमें भी इग्नोर हो जाता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, उसमें डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजिंग करना। तो किस में बोल रही थी मैं इतनी देर से, फंक्शनल और डिविजनल वे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, डेलीगेशन मीन्स अथॉरिटी, क्या कर देना, ग्रांट कर देना, ग्रांटिंग टू अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेट कर देना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी, उसकी बात की गई है। कौन 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 करता है, बिजनेस की बात की गई है, तो इसमें सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट ठीक है। आप बोल सकते प्रेस्क्राइब लिमिट, अथॉरिटी तो बताई थी ना मैंने, किस किस कैसे ग्रांट हो जाती है। जैसे कि सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर है या सबऑर्डिनेट है अपने एम्प्लॉय को कोई भी अथॉरिटी ग्रांटेड कर दी, आप प्रमोशन वगैरह इन सभी को अच्छे से जानते हैं ना, तो यही है। तो इसमें बेस्ट तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजर फॉलो करता है, डिवाइडिंग करता है, वर्क असाइन करता है, और फिर यूनिक ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट के हिसाब से वो जो है एक हेल्प करता है कि व्हाट रिमेन्स इफेक्टिवली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी बात की गई है आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो उसकी बात की गई है आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। तो वीडियो स्टॉप हो जाती है बीच में। तो अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स क्या हैं। 3 एलिमेंट्स हैं आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। पहला एलिमेंट्स क्या है, अथॉरिटी, लिखो भाई अथॉरिटी। फिर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, और टाइम निकाल के अगर बुक से स्टडी करोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। हमारा काम ये है कि एक कम समय में आपको ज़्यादा सिखाना, ठीक है। ये 3 स्टेप है, बुक जरूर पढ़ा करो भाई, ठीक है। जो भी टॉपिक करवाया जाए उसको डेली बेसिस पर। अथॉरिटी का मतलब यही है कि कमांड दे देना, सबऑर्डिनेट देते हैं जो हिज या हर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अथॉरिटी की बात करें हम, ठीक है, कि ये फ्लो होता है टॉप टू बॉटम एक स्केलर चैन के रूप में। और स्केलर चैन यानी कि ये है कि भी जो लिंक होते हैं वेरियस जो पोजीशंस के हिसाब से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब पे उसकी बात की गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका सबऑर्डिनेट जो भी प्रॉपरली टास्क असाइन करने के लिए बोलते हैं, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड की जाती या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या डेलीगेटेड की जाती है अथॉरिटी, उसकी बात की गई है। जैसे कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इट फ्लोस अपवर्ड। देखो यहाँ पे साइड में लिख लो, ये अपवर्ड की ओर फ्लो होता है और ये अकाउंटेबिलिटी डाउनवर्ड की ओर फ्लो। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। ये अपवर्ड की ओर था, ये भी अपवर्ड की ओर था, हाँ ये डाउनवर्ड की ओर है, ये अपवर्ड की ओर है। देखो अथॉरिटी जब दी जाती है तो वो डाउनवर्ड की ओर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो भी टास्क किया है वो फ्लो अपवर्ड की ओर जाएगा। अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आंसरबिलिटी, फाइनल आउटकम क्या आया है किसी भी पर्टिकुलर असाइन टास्क के रिगार्डिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड हो सकती है ये, और फ्लो अपवर्ड की ओर ही जाएगा।
ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। आप बोल सकते हैं कि एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इन बिजनेस, तो वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन में बात की गई है कि इंक्रीज होना सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो आप उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। तो यही है कंपैरिजन। लिखो 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 लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, किसके बेसिस पर डिफरेंस किया जा रहा है। ठीक है, स्पेस कम रहेगा भाई। फिर है अथॉरिटी, और इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझ गए होगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रही थी मैं, आप नोट कर लेना बाद में कॉपी में, मैं शॉर्ट वे से लिख रही हूँ। यहाँ पर है अकाउंटेबिलिटी, मैं फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी ना, हाँ, किस तरीके से आप एग्जाम में बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से फॉर्मेट होता है डिफरेंसेस, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेसिस ऑफ डिफरेंस पहले, और जिसके बीच में बोला है उनको इसी तरीके से लिखना होता है। तो मीनिंग क्या है पहले हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे मीनिंग, स्पेस कम है स्क्रीन पर इसीलिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहा है, खिचड़ी सी हो गई है। मीनिंग ये है, बात करते हैं अथॉरिटी की, तो इसमें है राइट टू कमांड। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टास्क कर देना साइन, और आंसरबिलिटी होना आपके आउटकम से रिगार्डिंग। ठीक है, ये मैं छोड़ दे रही हूँ इसीलिए कि आप लिख सके बाद में। ठीक है, जैसे सेशन कवर हो तो इसको आप अपने जो भी समझा है उसी के बेस पर राइट डाउन करना। वैसे मैं बता रही हूँ साथ ही साथ क्या होता है। फिर ओरिजिन की बात करते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका। अथॉरिटी का जो है अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन। ठीक है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराइजिंग में होता है। फ्लो इसका पता है आपको, ये डाउनवर्ड है, लिखो फ्लो, यहाँ पर लिखो फ्लो, ये आपका क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कैसे, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, आपका अपवर्ड हो जाएगा, और ये भी अपवर्ड हो जाएगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फ्ले की बात करी, डेलीगेशन की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिस का ही है ये डेलीगेशन। डेलीगेशन जो है आपका बेसिकली डेलीगेटेड हो सकता है, डेलीगेटेड है, कैन बी डेलीगेटेड, कैन कांट डेलीगेटेड, आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। ठीक है, नोट होगा ये भी, ये एंटायरली डेलीगेटेड नहीं है, ये भी डेलीगेटेड नहीं होगा भाई। अकाउंटेबिलिटी है, जो भी आप ही देख लो अपने एग्जाम में रिजल्ट का जो है आते हैं, उसको किसी और को थोड़ी ना अकाउंटेबिलिटी कहेंगे कि उनके कारण ऐसा हुआ, दूसरे पर ब्लेम नहीं डालना है ना। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली केसेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही होते हैं, जो हमको टास्क बोला गया है। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं आप अपने स्कूल में जब आप जाते थे, अब तो जाते नहीं हो ना, तो वहाँ पर जो आपके टीचर्स थे आपको टास्क बोलते थे कि भी ये टास्क करके लाना आपको कल, और आपका टेस्ट है। ठीक है, तो उस तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी टास्क को परफॉर्म करने की, वो आपकी ही तो रहेगी, किसी और की थोड़ी ना रहेगी। ठीक है, वो डेलीगेटेड थोड़ी ना कर सकते, आप किसी और पर्सन को थोड़ी ना कह सकते हो कि मेरी जगह आप टेस्ट दे दो। पेपर मान लो, पेपर में आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि आप मेरी जगह राइट डाउन कराओ एग्जाम को। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हद तक आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चले हम, जैसे कि आप अपना टास्क है घर का ही काम मान के चल लो कि कोई टास्क ऐसा है जो आप नहीं करते, आपको आपकी मम्मी ने बोला कि आप ये टास्क करो, आपका छोटा भाई बहन है और आपने उसको बोल दिया करने के उसमें है, तो वो कि भाई ये काम आप कर दो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। इस तरीके से अथॉरिटी जो है हम किसी और को डेलीगेटेड नहीं कर सकते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, अथॉरिटी जैसे कि कोई भी आपको गोल है किसी भी रिगार्डिंग है अचीव करना है जो हम चाहते हैं, हम ये थोड़ा ना कह सकते किसी और को कि आप करो मेरे नाम का, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। जो अथॉरिटी आपकी है, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है ये।
ठीक है गाइस, तो छोटा छोटा टॉपिक रह गया आपका, अभी बता देती हूँ, अभी बस 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, अरे 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या डेलीगेशन की आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ये इनमें से 4-5 चीज़ें लिख देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन की बात की गई है इसमें। ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा इसमें बेटर वे से। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटीज ग्रोथ, ग्रोथ हो सकता है बेस्ट वे से। मैंने बताया ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, तो वही है डेलीगेशन। बुक जरूर पढ़ो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होता है और आगे तो पता होगा ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेटर कोऑर्डिनेशन है और मैनेजमेंट हेरिटेज, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हेरिटेज, इसके बारे में हम आगे बताएंगे डिटेल में। ठीक है, मैनेजमेंट हेरिटेज जो हेरिटेज है, हाँ क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि मैनेजमेंट हेरिटेज क्या होता है, बेसिक बता देती हूँ मैं, वैसे इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे हम आगे, पता तो होना चाहिए बेसिक। बोलो मैम ने बताया ही नहीं। तो इसमें यही है कि जो भी आपका नीड्स के अकॉर्डिंग है, आपके मैस्क्यू के द्वारा जो बताया गया है बेसिकली नीड्स वगैरह हैं उसके बिहाफ पर बात की गई है। 5 हैं बेसिकली कि भाई जो भी नेसेसरी की चीज़ें हैं वो पहले सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, और फिर जो कम नेसेसरी हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से कोई चाहता है भी सिक्योरिटी चाहता है, किसी की जॉब सिक्योरिटी हो तभी तो है ना, और हायर पेइंग जॉब है, इस तरीके से है बेस्ट वे से हम आपको अच्छे से बताएंगे। बेसिकली बता दिया मैंने क्या होता है। तो मोटिवेशन वगैरह एम्प्लॉयज़ का एनहेंस होता है, इससे एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, कोऑर्डिनेशन होगा और मैनेजमेंट की हेरिटेज वगैरह जो है भी है वो इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की हमने बताया था। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाई हो जाती है, वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। और सैनिटाइजेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो डिसैनिटाइजेशन जैसे हमने बताया तो ये रिलीफ करवाता है टॉप मैनेजमेंट को। किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट के लिए रिलीफ करवाता है, जैसे कि मैंने ये बताया ना अभी आपको कि भाई जो सबऑर्डिनेट है उसका इंपॉर्टेंस एनहेंस हो जाता है, तो सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको आराम मिल जाता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे पर्सन को, आपके सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी ना सारी, तो इसीलिए फिर इंसेंटिव हो सकता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट के द्वारा मैनेजरल टैलेंट फ्यूचर के लिए आ सकते हैं। फिर फैसिलिटीज़ हो सकती है ग्रोथ में, सबऑर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, बेटर कंट्रोल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की है। तो फटाफट से एक बार हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बेसिस के बिहाफ पर डिफरेंस भी बता देते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे डेलीगेशन में, मैंने आपको ये बताया था कि हम टास्क को, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में हमने ये बताया था अभी, जस्ट बताया है आपको कि जहाँ पर सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। तो नेचर के बिहाफ पर बात करें, डेलीगेशन कंपलसरी हो जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, पॉलिसी से डिसीजन है, चाहे तो वो कर सकता है, ना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली
सिग्निफिकेंस या पर्पस की बात करें तो हम डेलीगेशन में आपकी बर्डन जो है रिड्यूस हो जाता है मैनेजर का, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इंक्रीज हो जाता है सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में सबऑर्डिनेट। फिर है स्कोप ऑफ पार्टी इन्वॉल्व। तो डेलीगेशन में बात करें तो नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट किस लिए है? क्योंकि ये लिमिटेड है, सुपीरियर इज हिज या हर इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप हो जाता है, क्योंकि डेलीगेशन थ्योट की जाती है लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर है फ्रीडम ऑफ एक्शन। ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन हो जाता है आपके किसमें? डेलीगेशन में। आप क्या सोच रहे थे? डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेलीगेशन में, क्योंकि कंट्रोलिंग हो जाती है, इसीलिए क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट को या सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड की जाती है तो उसका यानी कि एम्प्लॉयर को, ठीक है, उसकी बात की गई है, कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है सुपीरियर के द्वारा। फ्रीडम कब मिलती है? डिसीजन खुद के डिसीजन लेने में। किसका? खुद का डिसीजन। फ्रीडम जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तो वहाँ पर बात की जाती है कि लेस कंट्रोल होगा आपके एग्जीक्यूटिव का, जिससे कि ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंसेस। और हालांकि हमने राइट डाउन नहीं किया, लेकिन फटाफट इसीलिए बताया क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कीप इट वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।